हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो ये नेटवर्क थ्योरी संबंधित एमसीक्यू सीरीज होने वाली है। तो इसमें जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे हम यूपीपीएससी एई की बात करें, यूपीपीसीएल जेई एई की बात करें, यूपीआर बीयूएनएल जेई एई की बात करें, आरआरबी जेई, एसएससी जेई, है ना, आरआरबी एसएससी, और इसमें एसएससी जेई भी हम लिख लेते हैं, एसएससी जेई, और एमपीपीएससी एई, एमपी जेई, एई के कोई भी एग्जाम हो, एमपीपीएससी एई, तो इन सब एग्जाम्स के लिए ये जो है सीरीज हमारी हेल्पफुल होने वाली है। चाहे वो डीएमआरसी हो, एलएमआरसी हो, सभी जेई एई के एग्जाम्स के लिए हम एक कॉमन सीरीज निकाल रहे हैं। और इस सीरीज में हम क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, पॉइंट हैं, उनको खुरेद के, उनको निकाल के आपके सामने रखा जा सके, जिससे कि आपको नॉलेज गेन करने में कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। और ये सीरीज बाईलिंगुअल होने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से हम इसमें एक्सप्लेनेशन देंगे, जिससे कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी परेशानी ना हो और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ पाएं। लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा हिंदी मीडियम वालों से कि थोड़े इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है उस पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दें, उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि टोटली हिंदी पर डिपेंड रहना भी अच्छी बात नहीं है, लकीर का फकीर होना भी उतना अच्छा बात नहीं है। तो इसलिए आपको इंग्लिश पे भी थोड़ा सा फोकस करना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बोलूंगा मैं। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है ये बेसिक्स ऑफ सर्किट है हमारा, यानी कि जो सर्किट थ्योरी है उसमें हम बेसिक का जो कंसेप्ट है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, और ये हमारा अगला पार्ट होने वाला है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो लाइक जरूर किया करें, वीडियो को शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही लें, क्योंकि आपके सिलेक्शन में ये एक माइल स्टोन साबित होने वाला है। ठीक है, मैं कोशिश ये करूंगा कि नियमित रूप से आपको वीडियो मिले, और ऐसी संभावना मैं दिखाता हूं कि आपको नियमित रूप से ही वीडियो मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। कोई स्पेशल कंडीशन बन जाती है, क्योंकि ऑलरेडी मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा कई बार हो जाता है कि कोई मीटिंग वगैरह आ जाती है तो उसमें जाना पड़ जाता है। बाकी मैं अपनी तरफ से मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और मैं एक बात बता देता हूं आपको, आप खुद के मन से ही लाइक किया करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि मैं वीडियो लेक्चर में कभी बीच में नहीं बोलता हूं ये सब चीजें। तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि आप मेरी सपोर्ट में हैं, मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूं, आपसे सब्सक्राइब मांग रहा हूं, लाइक मांग रहा हूं, और आगे यदि आप करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों से। क्वेश्चन है हमारा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। तो अगर एनर्जी स्टोर की हम बात करें किसी भी कैपेसिटर में, तो वो एनर्जी स्टोर का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर, और इसका दूसरा फॉर्मूला है 1/2 क्यू इंटू वी, और इसका तीसरा फॉर्मूला है 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो किसी भी कैपेसिटर के अंतर्गत यदि हम चार्ज स्टोर की बात करें या एनर्जी स्टोर की बात करें, तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले लग सकते हैं इसमें। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, तो इसके लिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चार्ज और वोल्टेज के टर्म में हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 100 mm would uniformly bound with 3000 turns on a cylindrical paper tube of 60 mm dia। तो हमें इंडक्टेंस को कैलकुलेट करके बताना है, तो इसके लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे L इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो यहाँ पे हम म्यू का वैल्यू पुट करेंगे, तो म्यू का वैल्यू हमारे पास कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। म्यू नॉट का वैल्यू है ये, और म्यू आर का वैल्यू बाई डिफॉल्ट हम 1 कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इंटू एन का स्क्वायर यानी कि 3000 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 3000 का स्क्वायर इंटू ए की बात करें तो ए की जगह हम पाई आर स्क्वायर का यूज करेंगे, तो पाई इंटू, और आर हमारा कितना होगा यहाँ पे, देखो डायामीटर डी का वैल्यू 60 mm है, तो इसका हम जब रेडियस निकालेंगे तो इसको हाफ कर देंगे हम, तो 30 mm आ जाएगा। तो पाई का 30 mm यानी 30 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ये हमारा एरिया हो गया। पूरे के पूरे टर्म के अपॉन में क्या आ जाएगा 100 mm, 1000 इंटू 10⁻³ इसके बाद जो L का वैल्यू निकल के आएगा हमारा
4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 3 त्रिका 9 और 3 जीरो पहले रखेंगे और 3 जीरो फिर बाद में और आ जाएंगे स्क्वायर के बाद, ठीक है, इंटू पाई इंटू यहाँ पे भी सेम यही ऐसा ही होगा 900 इंटू 10⁻⁻⁶ ये आ गया अपॉन में देखो 1000 ये है 10⁻³ है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली 1 बचेगा हमारा अपॉन में, यहाँ पे देखेंगे हम। अब ये 10⁻⁻6 है, इसको कैंसिल कर देंगे हम और 6 के 6 जीरो है ये उड़ा देंगे हम यहाँ से, ये हमारा यहाँ से कैंसिल हो गया। और 10⁻⁷ है, इसको हम 2 जीरो से उड़ा देंगे तो यहाँ पे फाइनली कितना बचेगा, यहाँ पे फाइनली बचेगा 10⁻⁻⁵ ये 10⁻⁷ की जगह पे ये आ गया, 2 जीरो हमने ये वाले इसके लिए उड़ा दिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे तो 4 पाई स्क्वायर इंटू 9×81 9×81 ये आ गया हमारा, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर और 81 इंटू 10⁻⁻⁵ तो 4 एकम 4 चरूट 32 तो 324। पाई स्क्वायर की बात करेंगे तो पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 9.86 इंटू 10⁻⁵ तो 324 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 9.86 का तो इसके लिए हमें वैल्यू मिलेगी दैट इज 3194.64 इंटू 10⁻⁻5। अब -5 यहाँ पे है, हम इसको -3 में ले जाना चाहते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव हमारा यहाँ खिसक आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 31.94 इंटू 10⁻³ दैट इज 31.94 मिली हेनरी, यानी कि लगभग 32 मिली हेनरी के अक्रॉस हमें देखने को मिल रहा है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय एनी नेटवर्क कंपोज्ड ऑफ आइडियल इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज। तो जो एवरेज पावर कंज्यूम होगी किसी भी नेटवर्क के अक्रॉस जिसमें आइडियल इंडक्टर और कैपेसिटर है तो हमेशा वो जीरो होगी। क्यों? क्योंकि आइडियल इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर के केस में जो रेजिस्टिव कंपोनेंट इनके अंदर है उसको हम जीरो कंसीडर करते हैं, यानी कि इनमें जो मटेरियल यूज किया गया है उनका रेजिस्टेंस हम जीरो कंसीडर करते हैं, तभी उस केस में ही जो है जो पावर कंज्यूम होती है आइडियल इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर की वो जीरो हो जाती है। यदि हम बात करें कैपेसिटर की और इंडक्टर की तो जो इंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फॉर्म में जो है एनर्जी को स्टोर करता है और ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन है द करंट थ्रू द इंडक्टर इज गिवन बाय। तो इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो ये है, ऑप्शन ए है 1/L इंटीग्रेशन T0 टू T VT dt इंटू IT0। ये दिखाता है हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी है ना उसकी वैल्यू को ये शो करता है, यानी कि ये पहले की करंट है जो स्टोरिंग टाइम की करंट को इंट्रोड्यूस करता है। तो टोटल जो ओवरऑल करंट होती है उसके लिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द वोल्टेज सोर्स इज रिप्रेजेंट एज शोन इन द फिगर द इक्विवेलेंट करंट सोर्स लाइक। तो किस तरीके से होगा जो इक्विवेलेंट करंट सोर्स है? वोल्टेज सोर्स तो मैं ये दिया है V है, ये R है, तो इसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स हम दिखाएंगे, यानी कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी गई है यहाँ पे। तो देखो इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, ये यहाँ पे I होगा और जो R का वैल्यू है, जो R या इम्पीडेंस की बात करें या Z की बात करें, जो Z का वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो यही वैल्यू रहेगी, लेकिन जो I है हमें I का वैल्यू कैलकुलेट करना है। I दैट इज इक्वल टू V/Z। क्या हो जाएगा? V/Z। तो V का वैल्यू हमारे पास कितना है 50 एंगल 30 अपॉन 1 + 1 एंगल 3। तो हम क्या करेंगे, I का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ऊपर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, नीचे इसका मैग्नीट्यूड और एंगल निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर करके ओवर द रूट कर देंगे हम इसको, तो √4 आ जाएगा, √4 को बाहर करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे एंगल tan इनवर्स √3 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 50 अंडर रूट पता नहीं क्यों दिमाग में आता है, 50 एंगल 30 अपॉन 2 एट द एंगल tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है? tan इनवर्स √3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री, है ना। तो
तो इसको हम जब इससे काटेंगे तो कितना बचेगा 25 एट द एंगल माइनस का 30 डिग्री। तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे आई का वैल्यू 25 एट द एंगल माइनस का 30। तो 25 एट द एंगल माइनस का 30 डिग्री और 1 प्लस j√3। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी हम क्यू मीटर की बात करें तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस है किसी भी कॉइल का उसको मेजर करते हैं जो चेंजिंग कैपेसिटेंस हम यूज कर रहे हैं ट्यूनिंग कैपेसिटर में उसके हिसाब से। तो द वैल्यू ऑफ ट्यूनिंग कैपेसिटर आर C1 एंड C2 फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2 रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस CD विल बी। तो इसका जो फॉर्मूला है डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा गया है, तो C1 माइनस 4C2 अपॉन 3। यहाँ पे जो ट्यूनिंग कैपेसिटर है ये ट्यूनिंग कैपेसिटर C1 हो गया पहला और दूसरा ट्यूनिंग कैपेसिटर C2 हो गया और अपॉन में 3 हो गया। तो यही इसका जो फॉर्मूला है ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द कैपेसिटर वोल्टेज दैट इज एसोसिएटेड विद द करंट फॉर द वेवफॉर्म शोन इन फिगर व्हेन द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड। यानी कि हमें कैपेसिटर वोल्टेज कैलकुलेट करना है, उसके लिए करंट वेवफॉर्म हमें फिगर में दिखाई गई है और हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू भी गिवन है। तो इस केस में हम देखेंगे Vc का वैल्यू कितना होगा, दैट इज 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ IT इंटू dt, है ना, ये I है हमारा IT इंटू dt। तो अब हम इसको निकालेंगे, दैट इज Vc इक्वल टू 1 अपॉन सी दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन में हम देखेंगे जो IT का वैल्यू है वो कितना है 20 मिली एम्पियर है ना। और जो टाइम की बात करें 0 टू टी, टाइम की रिस्पेक्ट में चलेगा ना, कुछ टाइम तो हमें लेना पड़ेगा। तो 0 टू टी यानी कि 0 से लेकर 2 मिली सेकेंड है, तो कितना है 2 मिली सेकेंड है इंटू dt है। तो 20 मिली एम्पियर जो है ये कांस्टेंट टर्म है तो उसको हम बाहर ले लेंगे। 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे t बचेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट है बाहर आ गया, है ना। तो t इंटीग्रेशन आएगा, जब हम वैल्यू पुट करेंगे लिमिट की तो t की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा 2 मिली सेकेंड। तो फाइनली हम गुणा कर देते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। तो यहाँ पे हम देखेंगे माइनस का 3 और माइनस का 3 ये कटेगा किससे 10 टू द पावर माइनस 6 से, और फाइनली 5 चौको 20 और 4 इंटू 2 जो है Vc का वैल्यू हमें देखने को मिल जाएगा। Vc दैट इज इक्वल टू 8 वोल्ट। कितना आ गया Vc का वैल्यू 8 वोल्ट आ गया, दैट विल बी द राइट वन। अगला क्वेश्चन है, मेजर करंट मेजर ड्यूरिंग ए टेस्ट इज 30.4 एम्पियर। यानी कि किसी टेस्ट के अंतर्गत जो करंट है वो 30.4 है और जो किसी रेजिस्टेंस 0.105 ओम के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। इट इज नोटेड दैट अमीटर रीडिंग इज लो बाय 1.2% एंड द मार्क्ड रेजिस्टेंस इज हाई बाय 0.3%, द ट्रू पावर विल बी नियरली। यानी कि हमने मेजरमेंट किया है किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो उसमें जो रीडिंग है वो लो हो गई है 1.2% से, और जो रेजिस्टेंस मार्क्ड करी थी वो हाई हो गई है 0.3% उसकी मार्किंग से। लेकिन हमें ट्रू पावर बतानी है कि एक्चुअल में जो ट्रू पावर है वो कितनी कंज्यूम होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो अमीटर रीडिंग है वो लो है, अमीटर रीडिंग कितनी आएगी 30.4, लेकिन ये लो वैल्यू है 1.2%, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी रही होगी 98.8%, दैट इज इक्वल टू 30.4। देखो मैं परसेंटेज के मेथड से कर रहा हूं इसको, बहुत ही अच्छा मेथड है, आप देखेंगे किस तरीके से आंसर आएगा। यानी कि ये लो मेजर हुई है ना, लो रीडिंग है। लो रीडिंग का मतलब कितना है 1.2% से लो है, तो हमने 100 में से 98.8% के इक्वल में 30.4 हमने कर दिया है। हमें 100% यानी कि एक्चुअल करंट चाहिए पड़ेगी। एक्चुअल करंट निकालने के लिए 100% हम करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 30.4 अपॉन 98.8 मल्टीप्लाई विथ 100, है ना, यानी कि 304.00 अपॉन 988, 100%, है ना। एक्चुअल करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, आई की बात कर रहे हैं, आई के लिए पूरी कैलकुलेशन हम यहाँ पे करके देख रहे हैं। तो 304.00 अपॉन 988 दैट इज 30.76 एम्पियर।
30.76 एम्पियर। तो जो करंट की वैल्यू है, एक्चुअल करंट की वैल्यू है, वो हमें देखने को मिल गई कितनी है, 30.76 ओम। इसके बाद जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है, हाई है 0.3% से, तो हम लिख सकते हैं 100.3 दैट इज इक्वल टू 0.105। तो यहां से हम 100% जब हम निकालेंगे दैट इज 0.105 अपॉन 100.3 इंटू 100। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ ज्यादा खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा हमें, हम इस वैल्यू को डायरेक्टली पुट भी कर सकते थे, क्योंकि लगभग 100.3 और 100 लगभग आसपास के ही हैं, तो इनको हम काट लेते हैं अप्रोक्सीमेशन वैल्यू में, यानी कि इसी वैल्यू को पुट करके हम जो एक्चुअल पावर है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ट्रू पावर हम निकालेंगे यहाँ पे, ट्रू पावर दैट इज इक्वल टू 30.76, यानी कि करंट ये 30 है, 30.76 का स्क्वायर इंटू 0.105 है ना। तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे पहले हम, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.105 से, तो हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 99.4 वॉट के आसपास आ जाएगी कुछ, है ना। जो ट्रू पावर है वो कितनी निकल के आ गई है, 99 की समथिंग, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सबसे बढ़िया मेथड से मैंने करके आपको दिखाया है, इस मेथड में कंफ्यूजन कभी हो ही नहीं सकती, तो ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज, यानी कि सर्किट में करंट का वैल्यू कितना होगा। तो देखो यहाँ पे जो वोल्टेज का वैल्यू दैट इज Vm sin ओमेगा टी, तो करंट का वैल्यू क्या होगा, V अपॉन R, दैट इज Vm sin ओमेगा टी अपॉन R। अब चूंकि हमें R का वैल्यू भी नहीं पता है यहाँ पे, है ना, ओमेगा टी के टर्म में है, तो सिंपली यहाँ पे हम लिख सकते हैं I दैट इज इक्वल टू Im sin ओमेगा टी, है ना। तो इस केस में जो इसका वैल्यू रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, I दैट इज इक्वल टू Im sin ओमेगा टी। ये इंस्टेंटेनियस, देखो जो इसमें भी एक चीज बताता हूं, I बराबर में Im sin ओमेगा टी, इसमें ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये इंस्टेंटेनियस करंट कहलाती है। इसकी बात करेंगे तो ये मैक्सिमम करंट कहलाती है, ये मैक्सिमम करंट कहलाती है। तो दोनों करंट अलग अलग हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं करना है, लोगों को पता नहीं होता लेकिन मैं बता देता हूं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो साइनोसोडल वेव हैं उनकी फेजेस को हमें कंपेयर करना है, दो साइनोसोडल वेव हैं उनके फेजेस को हम कंपेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या क्या कंसीडर करना पड़ेगा। तो या तो देखो बोथ बी रिटन एज साइन वेव और बोथ कोसाइन वेव, सही बात है। यदि हम दो किन्हीं भी साइनोसोडल वेव में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो उसके लिए या तो दोनों साइन वेव में हो या फिर दोनों कॉस वेव में हो, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सही है ये। बोथ बी रिटन विथ पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक नेगेटिव एम्पलीट्यूड में है रिटर्न और एक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड में, नहीं, हमें दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड में चाहिए या फिर नेगेटिव एम्पलीट्यूड में चाहिए, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। ईच हैज द सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि ओमेगा की बात करें, ओमेगा हमारा सेम होना चाहिए दोनों के केस में, है ना। और वन वेव शुड बी साइन एंड अदर विल बी कोसाइन वेव, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन 1 2 3 हमारा जो है, ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ वोल्टेज लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ IR ड्रॉप इज प्राइमरीली डिपेंड्स अपॉन, यानी कि अगर हम KBL किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात करें तो जो एल्जेब्रिक सम हम देख रहे हैं किसी भी सर्किट, क्लोज सर्किट के अंदर, और उसमें जो IR ड्रॉप हो रहा है तो वो प्राइमरीली किस पे डिपेंड करेगा, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक रूप से, है ना, प्राथमिक रूप से किस पे डिपेंड करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो के हिसाब से ये हम जो साइन है उसको कंसीडर करते हैं, इसीलिए इस पे प्राइमरीली डिपेंड करेगा जो एल्जेब्रिक सम है किसी भी IR ड्रॉप के लिए, उसकी बात करें अगर। अगला क्वेश्चन है, लोड सेल इसेंशियली इज ए, तो लोड सेल इसेंशियली एक स्ट्रेन गेज की तरह काम करता है, जब हम मेजरमेंट देखेंगे तब उसमें हम समझाएंगे इस चीज को। कैलकुलेट द पावर डिसिपेशन इन 3 ओम रजिस्टर, तो देखो 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस हमें पावर कैलकुलेट करनी है, तो एक चीज बताओ, 3 और 6 का यदि हम पैरेलल निकाला, इसका और इसका पैरेलल कितना आएगा, इसका और इसका पैरेलल आएगा 2 ओम, और 2 ओम को हम 4 ओम के साथ जोड़ देंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 6 ओम आ जाएगा इस सर्किट का। तो जो करंट आएगी, टोटल करंट की वैल्यू आएगी तो 12/6 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर,
यानी कि इसमें से चलने वाली जो करंट है ना उसकी वैल्यू कितनी है, वो 2 एम्पियर है। तो 2 एम्पियर करंट जब 4 ओम से निकलेगी तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितने का होगा, 8 वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप होगा। यानी कि 8 वोल्टेज यहीं खत्म हो गया 12 वोल्टेज में से, यानी कि इस पूरे के पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो 4 वोल्ट का वोल्टेज रहेगा। तो 4 का स्क्वायर करके और इस 3 को इससे डिवाइड करके हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर के फॉर्मूले से। तो 4 चौको 16 अपॉन 3, तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, दैट इज 3 पॉइंट सॉरी 3×5 = 15, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 5.33 वॉट हमारा जो है सही आंसर इसमें हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 5.33 वॉट। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। In the circuit shown below, the effective resistance faced by the voltage source is, यानी कि जो R है वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस जो हम फेस कर रहे हैं हमें उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखो जो I करंट यहां से फ्लो कर रही है I/3 ये चली गई है, यानी कि करंट का 1/3 हिस्सा दूसरी तरफ चला गया है, यानी कि 2/3 हिस्सा करंट का यहां से भी जाएगा। तो जो करंट का जो वैल्यू है 3 ओम में से वो कितना आ गया, 2/3I। तो इसमें हम एक बार घूम जाते हैं इस वाले लूप में, तो माइनस का v प्लस 2/3I मल्टीप्लाई विथ 3 दैट इज इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो v बराबर में 2I बचेगा यहाँ पे, है ना। माइनस की दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो v अपॉन आई इक्वल टू 2 ओम, यानी कि जो रेशियो है दैट इज r दैट इज इक्वल टू 2। तो r का वैल्यू कितना आ गया, ऑप्शन सी दैट इज 2 ओम। अगला क्वेश्चन है, फॉर द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज VAB, यानी कि वोल्टेज VAB इस साइड से इस साइड की डायरेक्शन में बताना है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम VBA कैलकुलेट करेंगे। VAB हम बाद में निकालेंगे, पहले हम VBA करेंगे। तो VBA माइनस 10/5 प्लस VBA अपॉन 5 प्लस VBA प्लस 50/10 इक्वल टू 0। अब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2VBA माइनस 20, है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे सर्किट में, प्लस 2VBA प्लस VBA प्लस 50 इक्वल टू 0। तो 2VBA और VBA, तो 5VBA दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का 30 बचेगा हमारा, दूसरी साइड हम जाके देखेंगे जब, है ना, माइनस का 30 बचेगा, तो VBA दैट इज इक्वल टू माइनस का 6 वोल्ट हमारा देखने को मिल गया। तो VAB की हम बात करें तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस 6 वोल्ट आ जाएगा। साइन को हम क्या करेंगे, साइन को हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है 6 वोल्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। द 10-minute रेटिंग ऑफ ए मोटर यूज्ड इन डोमेस्टिक मिक्सर इज 20 वॉट, यानी कि 10 मिनट की अगर हम रेटिंग की बात करें मोटर के लिए तो 200 वॉट है, और हीटिंग टाइम कांस्टेंट इसका 40 मिनट है। तो एज्यूमिंग नेग्लिजिबल आयरन लॉसेज द कंटिन्यूअस रेटिंग विल बी, तो कंटिन्यूअस रेटिंग कितनी होगी वो बताना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्क डन लिखेंगे, मोटर के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन या इसकी जो कितनी एनर्जी खपत कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 200 इंटू 10 मिनट, है ना, इंटू 60, यानी कि फाइनली हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी दैट इज पावर इंटू टाइम, है ना। तो पावर हमारा 200 वॉट हो गया, टाइम हमारा 10 मिनट, हाँ 10 मिनट का टाइम हो गया, और इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जूल सेकंड में, सॉरी वॉट सेकंड में हमारा देखने को मिल जाएगा। तो 2000 इंटू 60 दैट इज 7×12 और 4 0, और ये किस में आएगा, वर्क डन है, वॉट सेकंड में आएगा, पावर यानी वॉट और टाइम यानी सेकंड, इसी को हम जूल भी कह देते हैं। 4 0 बढ़ जाएंगे, यही हमारी जूल की यूनिट है, वॉट सेकंड बेसिक यूनिट में चला जाएगा ये। तो मोटर का वर्क डन हमारा ये आ गया, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें हीटिंग टाइम कांस्टेंट गिवन है। हीटिंग टाइम कांस्टेंट हमारा कितना है, हीटिंग टाइम कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 40 मिनट। कितना है, 40 मिनट है, 40 मिनट है हीटिंग टाइम कांस्टेंट। तो इसमें जो कंटिन्यूअस रेटिंग है वो कैसे निकालेंगे हम, तो वर्क जो पहले हमारा कंप्लीट हुआ है कंटिन्यूअस रेटिंग की अगर हम बात करें, तो पहले वर्क डन हमारा कितना निकल के आया है ना,
इतने जूल का निकल के आया है। इसके बाद हम हीटिंग टाइम कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे इसको 40 इंटू 60 सेकेंड। जूल को हम वॉट सेकेंड भी लिख सकते हैं, है ना, वॉट सेकेंड भी लिख सकते हैं। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया और इसको हम डिवाइड कर देंगे हम, तो 4 तिया 12, एक जीरो इसमें से कम हो जाएगा तो 3 जीरो ऊपर बचेगा, एक जीरो से एक जीरो ये गया, 6 पंचे 30, यानी कि 50 वॉट जो है हमारा आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज 50 वॉट। अगला क्वेश्चन है वोल्टेज सोर्स V बराबर में Vm cos ओमेगा टी डिलीवर पावर टू लोड एट पावर फैक्टर 0.7 लैगिंग। इफ द रिएक्टिव पावर 200 VAR then the real power will be the real power is given by। तो V बराबर में कितना है, Vm cos ओमेगा टी है, डिलीवर कर रहा है पावर कितना है, पावर फैक्टर कितना है cos फाई, दैट इज 0.7 लैगिंग। यदि रिएक्टिव पावर 200 VAR है तो रियल पावर किससे गिवन होगी, तुम्हें ये बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, रिएक्टिव पावर हमें Q की वैल्यू कितना गिवन है, 200 VAR है Q की वैल्यू है, और cos फाई का वैल्यू कितना है, cos फाई दैट इज इक्वल टू 0.7 है ना। Q की वैल्यू 200 VAR हुई, cos फाई की वैल्यू 0.7 हो गई है लैगिंग। इसके साथ यदि हम बात करें P हमें कैलकुलेट करना है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता। तो एक चीज बताओ, जो Q है, Q बराबर में कितना होता है, VI इंटू साइन फाई। अब हमें क्या करना है, Q हमें पता है 200 VAR है, VI हमें नहीं पता और साइन हमें नहीं पता, और VI हमें चाहिए पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो cos फाई है, cos फाई दैट इज इक्वल टू VI cos, सॉरी पावर की बात कर रहा हूं मैं, P की बात कर रहा हूं, एक सेकेंड, है ना। तो VI साइन फाई हमें चाहिए पड़ेगा यहां से, तो साइन फाई हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और जो पावर, जो एक्टिव पावर है P दैट इज इक्वल टू VI इंटू कॉस फाई, VI इंटू कॉस फाई। तो ये हमारी पावर है, एक्टिव पावर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें VI चाहिए है, कॉस तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो VI हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। VI कैलकुलेट करने के लिए हमें साइन चाहिए पड़ेगा, यानी कि VI दैट इज इक्वल टू 200 अपॉन साइन फाई, और इस VI को हम यहां पुट कर देंगे तो पावर P दैट इज इक्वल टू 200 अपॉन साइन फाई इंटू कॉस फाई की वैल्यू 0.7 हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमें ट्रू पावर निकालनी है या एक्टिव पावर निकालनी है, तो इसके लिए हमें साइन फाई की जरूरत पड़ेगी। हमें केवल साइन फाई को हिट करना है, तो साइन फाई को हम कैसे हिट करेंगे, आइए देखते हैं। तो हमें एक आइडेंटिटी पड़ी होगी, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से जब हम साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 0.51 ओवर द रूट, दैट इज 7.14 के आसपास यहां से निकल के आ जाएगा, है ना। मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। तो जब हम इसको 200 अपॉन यहां से 0.714 आएगा निकल के 0.714, है ना। तो 0.714 इंटू 0.7, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 96 वॉट के अप्रोक्स आएगा, जो कि वैल्यू होगी किसकी, आसपास 100 वॉट के आसपास, है ना। तो जैसे कि 196 आएगा, सॉरी 196 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी, 100 आसपास नहीं आएगी। क्या करें, फोन कॉल्स आ रहे हैं बीच बीच में, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो 200 वॉट के आसपास हमें इसकी वैल्यू देखने को मिल जाती है ना। तो बस यही इसका जो है सही आंसर हमारा हो जाएगा, 196 के आसपास आएगा, जो कि अप्रोक्स 200 वॉट के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक एसी सोर्स है 200 वोल्ट आरएमएस का, जो सप्लाई कर रहा है एक्टिव पावर 600 वॉट का और रिएक्टिव पावर 800 VAR का। तो आरएमएस करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स इज, तो आरएमएस करंट कितनी ड्रॉ करेगा ये। तो देखो हमारे पास एक्टिव पावर P की वैल्यू कितनी है, 600 वॉट हो गई, और यदि हम Q की बात करें तो Q की बात कितनी है, 800 VAR हो गया, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से S का वैल्यू निकालेंगे, तो P स्क्वायर ऐसे निकलेगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर ओवर द रूट। तो S का वैल्यू जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 800 का स्क्वायर ओवर द रूट, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी 3640 हो गया, है ना, और 6440 ये हो गया, है ना, प्लस हो गया दोनों का, तो इनका 100 आ जाएगा, और इस तरीके से 4 जीरो और बढ़ जाएंगे। इसको हम जब इसको रूट करके इसको रूट के अंदर लेके आएंगे
तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 1000 मिलेगी। तो जो एस है यानी कि जो एपरेंट पावर है, एस का वैल्यू कितना आ गया, 1000 आ गया। तो वही हम बात करें आरएमएस करंट की, दैट इज एस का वैल्यू कितना है, 1000 है। तो एस को हम ऊपर लिख लेंगे 1000, एस बराबर में क्या है, वी इंटू आई, 1000 है, सॉरी ये जस्ट वेट, ये 1000 है ओनली, ये रहा, है ना, 1000 है और v को हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो I बराबर में कितना आ गया, 5 एम्पियर आ गया। I बराबर में 5 एम्पियर आंसर हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक एसी सोर्स है 200 वोल्ट का, आरएमएस वैल्यू है जो सप्लाई एक्टिव पावर 600 वाट, रिएक्टिव पावर 800 VAR, द आरएमएस करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स इज। तो आरएमएस करंट कितनी ड्रॉ करेगी सोर्स से, हमें ये बताना है, ठीक है। तो एक्टिव पावर की हम बात करें, P बराबर में 600 वाट, अगर Q की बात करें 800 वाट है, तो यहाँ से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, वो तो जो 5 एम्पियर आया था, है ना, सेम क्वेश्चन है ये तो। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग चार्जिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लेड एसिड बैटरी इज। चार्जिंग के केस में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये हमेशा इंक्रीज करती है, इट इज ऑलवेज इंक्रीजेज, है ना। और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेसिस पर ही हम ये बताते हैं कि कोई बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का लेवल होता है, उसी के हिसाब से हमें पता लगता है लेड एसिड बैटरी के केस में। ड्यूरिंग चार्जिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक सेकंड, द बेस्ट, ये सेम है वही, इंक्रीजेज है ना। इसके बाद द बेस्ट इंडिकेशन अबाउट द स्टेट ऑफ चार्ज ऑन ए लेड एसिड बैटरी इज गिवन बाय। तो इसके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का ही हम यूज करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ही हम बताती है कि लेड एसिड बैटरी कितनी चार्ज है और कितनी डिस्चार्ज है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, द मास ऑफ आयन लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये बताता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में जो फर्स्ट लॉ है वो ये बताता है कि यदि कोई भी इलेक्ट्रोड है उसमें से निकलने वाला या उस पर डिपॉजिट होने वाला जो मटेरियल है, उसका जो मास है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उसमें फ्लो होने वाले करंट और उसमें जो करंट की टाइमिंग है उस पर, है ना। तो m बराबर में ZIT आ जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि Z क्या है यहाँ पे, तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इसको याद रखेंगे हम, बहुत बारी क्वेश्चन आ जाता है और लोग इसको नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और फैराडे का एक सेकंड लॉ भी है इलेक्ट्रोलाइसिस का, जो ये बताता है कि जब सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में से पास करी जाती है तो जो मास डिपॉजिट होता है वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है उनके जो इलेक्ट्रोकेमिकल वेट है उस पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, सल्फेशन इन लेड एसिड बैटरी अकर्स ड्यू टू। जो सल्फेशन होता है लेड एसिड बैटरी में वो क्यों, किस कारण होता है, इनकम्प्लीट चार्जिंग। अगर प्रॉपर बैटरी चार्ज नहीं हो पाती है तो सल्फेशन होता है। इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है और ज़्यादा लंबे समय के बाद ये चारकोल टाइप में ये चेंज हो जाता है, चारकोल कलर में ये चला जाता है ये। तो सल्फेशन को अवॉइड करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ट्रिकल चार्जिंग मेथड है। ट्रिकल चार्जिंग मेथड हम यूज़ करते हैं जिसमें बैटरी को हर बार डिस्चार्ज होने पर फुल चार्ज के लिए जो है मतलब अप्रोच किया जाता है, जिससे कि सल्फेशन की जो प्रोसेस है वो धीमी हो जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन सोडियम वेपर लैंप नियोन गैस, यानी कि ये किसी भी सोडियम वेपर लैंप में जो नियोन गैस होती है वो क्यों यूज करते हैं हम, तो इट असिस्ट इन डेवलपिंग इनफ हीट टू वेपोराइज द सोडियम। जो नियोन गैस है ये हेल्प करती है डेवलप करने में इनफ हीट, यानी कि पर्याप्त हीट को डेवलप करने में ये हेल्प करती है जिससे कि जो सोडियम है उसका वेपोराइजेशन हो सके, इजिली हो सके, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इन हाउस द इल्यूमिनेशन इन द रेंज इज इन द रेंज ऑफ 60 to 65 ल्यूमेंस पर वॉट, है ना। किसी भी हाउस में जो इल्यूमिनेशन होता है उसकी रेंज 60 से 65 ल्यूमेन पर वॉट या इससे अधिक होनी चाहिए। व्हाट इज द यूज ऑफ द वाइट मैटर कोटेड, व्हाइट मैटर कोटेड, वाइल नहीं है ये व्हाइट होगा, है ना, व्हाइट मैटर कोटेड इनसाइड द फ्लोरोसेंट लैंप। तो व्हाइट मैटर हम जो यूज करते हैं इसको हम कहते हैं फ्लोरिसेंस मटेरियल, फ्लोरिसेंस मटेरियल। तो ये मटेरियल बेसिकली करता क्या है, जो यूवीज रेज है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्टेबलाइजिंग चौक इज कनेक्टेड इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट
सो एज टू, जो स्टेबलाइजिंग चौक होता है वो हम कनेक्ट करते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब के सर्किट में, क्योंकि ये एक्ट करता है एज ए बैलेस्ट एंड प्रोवाइड वोल्टेज इंपल्स ड्यूरिंग स्टार्टिंग। ये एक्ट एज ए बैलास्ट की तरह काम करेगा और ये वोल्टेज इंपल्स दिखाता है ड्यूरिंग स्टार्टिंग, है ना, स्टार्टिंग के समय। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पावर फैक्टर ऑफ द फ्लोरोसेंट लैम्प इंक्लूडिंग स्टार्टिंग डिवाइस। तो इसका जो पावर फैक्टर होता है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज cos 5.5, और ये कैपेसिटेंस के केस में जाता है। इंक्लूडिंग स्टार्टिंग डिवाइस की हम बात कर रहे हैं, जो भी स्टार्टिंग डिवाइस हम यूज करते हैं, स्टार्टर हम यूज करते हैं, तो उन सबको लेके जो है इसमें जो पावर फैक्टर हमें देखने को मिलता है 0.5 कैपेसिटेंस के केस में आता है। यही एक कारण है कि फ्लोरोसेंट लैम्प को हम कम से कम अब यूज कर रहे हैं। अब तो एलईडी ट्यूबलाइट वगैरह चलने लग रही हैं इसी कारण, क्योंकि इसका जो पावर फैक्टर है वो काफी कम जाता है। अगर पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1 की अगर हम इस साइड जाएं या इस साइड जाएं, यानी कि मान के चलो ये लैगिंग है या ये लीडिंग है, तो ये दोनों साइड 0 और 1 की तरफ मूव करेगा, लेकिन 1 जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। चाहे फिर हम दूसरी साइड कहीं भी चले जाएं तो हमारे लिए बेकार ही है। 0.5 लेकिन एक ठीक ठाक हम बोल सकते हैं पावर फैक्टर हुआ करता था।